साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूजिक के कुछ कुछ वीवीआई प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पे म्यूजिक के साथ साथ जीएस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए फटाफट आंसर देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन है, राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है, तो वादी स्वर इसका म है और इसका संवादी सा होता है। साथियों राग मालकौंस का थाट आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग उसी तरह के प्रश्न पे सिलेबस के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा म, इसका आंसर हो जाएगा चूँकि वादी पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत प्रति का षट श्रुति धा या कैसिक नी उत्तरी संगीत प्रति के स्वर के समान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का कोमल नी होता है उधर का दक्षिण संगीत का उसे कैस्की नी बोलते हैं, ठीक है। और उसको कैस्की जो हम लोग का कोमल नी होता है क्या बोलते हैं उत्तरी संगीत में उसको कैस्की नी बोलते हैं। और उसी कैस्की नी को कुछ लोग कैसिक नी भी बोलते हैं, कुछ लोग कैस्की नी भी बोलते हैं, और उसी का नाम षट श्रुति धा है। तो ये भी प्रश्न दक्षिण भारत से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे। इस बार TRE 3.0 में भी आप जा करके देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इस चैनल पे वही चीज़ कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो सभी को पता है कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं, 15 मात्रा की ताल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है। ये जो क्रॉस का चिन्ह है यह किसका चिन्ह है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये काकपद का चिन्ह है, ठीक है। 6 अंग जो षडांग में है उसमें से जो काकपद का जो चिन्ह होता है ये होता है। और जैसे कि आपका अणुद्रुत का चिन्ह इस तरह से होता है अर्धचंद्रकार, ठीक है। और द्रुत का होता है ये पूरा चंद्रकार, ठीक है। लघु का होता है इस तरह से खड़ा पाई जैसा, ठीक है। अणुद्रुत लघु गुरु का होता है इस तरह से, प्लूत का होता है इसके ऊपर इस तरह से हो जाएगा, और काकपद का आपका क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, रिवाइज करते जाना है। साथियों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी अन्य भी वीडियो के साथ या शिक्षक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल सबके साथ करिए, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी, तब जाके एग्ज़ाम में कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम अब के जो हो रहे हैं बहुत ही टफ होते जा रहे हैं, एग्ज़ाम कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राचीन काल में नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत के शास्त्र का जो रीति है, जो उसका शास्त्रात्मक पक्ष है, उसको व्यवस्थित ढंग से अगर किसी ग्रंथ में रखा गया तो वो नाट्य शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बिलावल को सूत थाट के रूप में बताया गया। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का मोहम्मद रजा हो जाएगा, ठीक है, जो आपके पटना से, बिहार के पटना से बिलोंग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो सारणा चतुष्टयी है उसमें 22 श्रुतियों को सिद्ध किया गया था। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सारणा चतुष्टयी के बारे में हम लोग बताए थे कि जो आपको 22 श्रुति प्राप्त हुए थे। जैसे प्रथम सारणा करने में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वहीं जब द्वितीय सारणा होती है तो ग और नी की यानी कि 2-2 श्रुति जो प्राप्त हुई, जो कुल 4 श्रुति यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक उसी प्रकार तृतीय सारणा में रे और धा की 3-3 श्रुति, 6 श्रुति और प्राप्त हो गई, तो 10 हो गई। फिर अंतिम सारणा में यानी कि चतुर्थ सारणा में सा म प की 4-4 श्रुति यानी कि 12 श्रुति जब वहाँ पे प्राप्त हुई, तब जा कर के इधर का 10 और वो 12, तब जा कर के 22 श्रुतियों का सिद्धीकरण हुआ। तो सारणा चतुष्टयी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो 22 श्रुतियों को सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है,
तानपुरे में बजने वाले स्वर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग करते वक्त मेरे से ये आप एक तरह का मिस्टेक कहिए। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ऑप्शन आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा तानपुरे से जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अगर आ गया तानपुरे में बजने वाले स्वर है, तो जिस ऑप्शन में मंद्र प पहला तार और अंतिम तार मंद्र सा दिखेगा आप उसी को आंसर लगा दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 18 अगस्त 1872 को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शुद्ध नी कर्नाटक स्वर का क्या है? मैं बता ही दिया हूँ कि उत्तर भारतीय संगीत का जो शुद्ध नी है, उत्तर भारतीय संगीत का यानी कि जो हम लोग का शुद्ध नी है कर्नाटक का क्या है? ये आपका काकली नी है। देखिए हम लोग का जो कोमल नी है वहाँ पे कैस्की नी बोला जाता है, लेकिन जो हम लोग का शुद्ध नी है ना, या वहाँ पे क्या बोलते हैं? काकली नी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत का जैसे कि दक्षिण भारत का जो कैस्की नी है हम लोग का कोमल नी है, मैं ये कहना चाह रहा था। और जो हम लोग का शुद्ध नी है उसको दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? काकली नी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का कोमल नी वहाँ पे कैस्की नी हो जाता है और हम लोग का शुद्ध नी वहाँ पे काकली नी हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोमल वाला कैस्की नी और शुद्ध वाला काकली नी, और कैस्की नी को ही षट श्रुति धा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो यहाँ पे ऊपर में ही दिख रहा है, ये जो है बिहाग है, ये औडव संपूर्ण जाति का राग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत की सारणा चतुष्टयी पद्धति में कितनी बीड़ा का प्रयोग हुआ था? तो ध्रुव अध्रुव जो बीड़ा जिसको चल और अचल बीड़ा कहा गया था, तो ये भारत की सारणा चतुष्टयी में प्रयोग हुआ था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय आपको यहाँ पे, एक मिनट, हम ऑप्शन में कुछ और छूट रहा है क्या? तो थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता है ये विष्णु नारायण भातखंडे को जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथियों मेरा ये टारगेट रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूं। आप मेरे से जितना हो सकता है क्वेश्चन के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत समझाते भी जाता हूं, लेकिन आप खुद से पढ़ करके आपको मेहनत करना और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न टारगेट करने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन है पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, टाइपिंग करते वक्त मेरे से छूट गई है। जो ऑप्शन है 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दे पाया हूँ, बी और डी ऑप्शन मिस हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पंडित अहोबल द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत परिजात की बात कही गई है। संगीत परिजात का रचना काल कब है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं कि 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन सन कौन सा था ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है दीपचंदी ताल उपयुक्त है? तो बड़ा ख्याल, देखिए यहाँ पे भी मेरे से क्या हुआ है कि ये जो ऑप्शन है टाइप करते वक्त संगीत परिजात उधर देना था तो इधर आ गया है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ठुमरी जो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट आंसर पे ध्यान देंगे। टाइपिंग करते वक्त जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसको इग्नोर करते हुए दीपचंदी ताल उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? तो इसमें से जो ऑप्शन है बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ठुमरी, ये वाला इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट करिए। ठीक है, अब आप आंसर लगाइए, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ठुमरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ताल भीन है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ताल? आड़ा 4 ताल, दीपचंदी, धमार, गझम्पा। देखिए यहाँ पे जो आड़ा 4 ताल, दीपचंदी और ये धमार जो है ये 14-14 मात्रा का ताल है। ठीक है, और वही जो गझम्पा है यह 15 मात्रा का ताल है। तो भीन कौन सा है? गझम्पा। गझम्पा हम लोग का आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की है? देखिए वैसे तो संगीत रत्नाकर पे बहुत लोगों ने टीका की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टीकाकार हैं उसमें से कलीनाथ एक ऐसे टीकाकार है, इन्होंने भी संगीत रत्नाकर पे कलानिधि नामक पुस्तक एक थी इनकी जो संगीत रत्नाकर की टीका थी। तो कलीनाथ हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है?
तो 20 प्रकार की जो गमकों का उल्लेख है उस संगीत प्रजात में किया गया है, ठीक है। वैसे 15 प्रकार की गमक का ही उल्लेख संगीत रत्नाकर में माना जाता है। और एग्जाम में अगर पूछ दे गमक कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो आप 15 ही आंसर लगाएंगे। अगर संगीत परिजात ऑप्शन दे करके पूछे और तब पूछे कि किस ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 20 प्रकार के भी गमकों का उल्लेख है, तब आप संगीत परिजात आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो वेंकटमुखी के 72 मेल के आधार पर भातखंडे ने 10 थाटों को व्यवस्थित किया। ये भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेगा रेसा यानी कि सभी कोमल, यानी कि रे कोमल, ग कोमल, फिर रे, सा तो कोमल रहता नहीं है, तो इसमें सभी तीनों स्वर ये कोमल लगेगा, रेगा रे, ठीक है। यानी कि रेगा कोमल रहेगा। सा स्वरावली किस राग का अंग है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कल्याण में तीव्र मा तो लगता है यहाँ पे दिया नहीं है। पूर्वी में भी वही हाल है। काफी में गनी कोमल रहना चाहिए, नी भी ऑप्शन में नहीं है। हम लोग का तोड़ी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तरायता क्या है आपको मैं बता दूं। उत्तरायता क्या है? उत्तरायता मूर्छना है। किस ग्राम की मूर्छना है उत्तरायता? षडज ग्राम की ये मूर्छना है, ठीक है। और षडज ग्राम के ये तीसरा नंबर आपका क्या है? मूर्छना है। अगला क्वेश्चन है, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? रामा माते ऑप्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये रामा माते जी इसके आंसर हो जाएंगे। घूड़च क्या है? तो घूड़च क्या है साथियों? तार को स्थिर रखने का एक स्थान है कि तानपुरा वगैरह में रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो आकार रहता है, तो यहाँ से मतलब कि जो तार यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो स्थिर करता है वही उसी को घूड़च बोलते हैं। तो उसी को घूड़च बोलते हैं। तो तार को स्थिर रखने का स्थान हो जाता है वो। उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? तो उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? तो प्रतिमा इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ बहुत ही VVI क्वेश्चन रहते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कजरी क्या है? तो कजरी एक क्या है? उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का जो गीत है जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। इतना समझिए, वर्षा ऋतु का गीत है, सावनी इसको बोलते हैं सब कुछ लोग। तो कजरी वही हो जाएगा आंसर हम लोग का डी। चतुरंग के कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, 4 अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो देखिए, संगीत में जो अलंकार प्रयोग होता है वह 2 अर्थों में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2। एक क्या होता है? एक हो जाता है आपका मतलब कि शब्द अलंकार, और एक क्या होता है? अर्थ अलंकार, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग का इस 28 नंबर, हालांकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें भी यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग वक्त आपका 2 ऑप्शन गायब है। लेकिन इसका जो आंसर होगा 2 होगा। संगीत में अलंकार कितने अर्थों में, अगर पूछ दे कितने अर्थों में प्रयोग होता है तो 2 अर्थों में ही होगा, ठीक है इसका आंसर। रागों की उपजातियाँ कितनी है? तो रागों की जो उपजातियाँ 9 है, ठीक है। देखिए जातियाँ क्या है, जैसे कि ऑडव, साडव आपका संपूर्ण 3 प्रमुख जातियाँ हो गई। और इसी से ऑडव से ऑडव साडव संपूर्ण, फिर साडव संपूर्ण, साडव ऑडव, फिर संपूर्ण साडव, संपूर्ण ऑडव करके इस तरह से 3 प्रमुख जातियाँ से 3 और बनती है, तो 9 उपजातियाँ बन जाती है। इसी को संगीत में रागों की उपजातियाँ बोला जाता है। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकू के कितने प्रकार हैं? तो काकू 6 प्रकार के हैं, सभी लोग जानते हैं, कई सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ साथियों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है म्यूजिक का, 2 प्लेलिस्ट होगा, एक ऑल म्यूजिक एग्जाम करके और एक फिर नया प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आप दोनों प्लेलिस्ट को देख जाइएगा। दोनों आपके BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। उसमें दोनों प्लेलिस्ट आप देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि मैं कई हज़ार प्रश्नों को करा दिया हूं और बहुत सारे प्रश्नों को कई सारे वीडियो में डिटेल में समझाया हूं पूरा। तो आप ज़रूर सारे वीडियो को देखिएगा। काकू वैसे होता क्या है? तो जो गायन करते वक्त जो स्वर को, आवाज़ को जो सिंपल समझिए उतार चढ़ाव जो करते हैं, तरह तरह के वेरिएशन करते हैं, उसको आप काकू बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन रागों में नी कोमल, ध, नी, सा स्वरावली प्रयोग किया जाती है? तो ये स्पष्ट रूप से मियाँ मल्हार दिख रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? नी कोमल लग रहा है आपका,
ठीक है, नी कोमल धा निशा, ठीक है, ये आपका मियाँ मल्हार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? सभी लोग जानते हैं कि कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। प्रसारणी क्या है? तो प्रसारणी श्रुति है, 22 श्रुतियों में प्रसारणी भी एक श्रुति है। डागुर बानी के कलावंत कौन थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 बानियों का प्रयोग हुआ ध्रुपद के लिए, उसमें तानसेन जो थे गोबरहार बानी के कलावंत थे। इसका सबसे डागुर का ब्रजचंद आंसर हो जाएगा। खंडार बानी के राजा सम्मोखन हो जाएंगे, ठीक है, और नौहार बानी के श्रीचंद हो जाएंगे, ठीक है। 4 बानी जो था खंडार, नौहार, गोबरहार और डागुर, तो डागुर के जो आंसर हो जाएगा ब्रजचंद हो जाएगा। ब्रजचंद डागुर बानी के कलावंत थे। अगला क्वेश्चन है, संगीत में अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वादी स्वर को अंश स्वर, जीव स्वर, वादी स्वर को ही कहते हैं, अंश स्वर भी और जीव स्वर भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वादी स्वर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आज के इस वीडियो में हम लोग संगीत के इतना ही प्रश्नों को देखेंगे। आप धैर्य के साथ चैनल पे बने रहें। आपके एग्जाम के पहले जीएस और संगीत के बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ से रिवाइज आपका हो जाएगा। आपको कैसा लगा? अगर किसी तरह की कमी आपको दिखाई दे रही होगी तो कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा, ताकि उसको अगले वीडियो में और अच्छा किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।